सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं अब बात होगी। कश्मीर जल रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा जेल बना दिया गया है कश्मीर, जहां पिछले 3 रोज से कर्फ्यू है। मोदी सरकार ने 1 करोड़ 40 लाख कश्मीरियों को एक जगह पे बंद कर दिया है। दुनिया देख रही है, पाकिस्तानी हुकूमत ने कुछ एफर्ट्स किए हैं, लेकिन क्या ये एफर्ट्स काफ़ी हैं? क्या पार्लियामेंट की करारदाद काफ़ी है? क्या सिर्फ ये काफ़ी है कि ट्रेड बंद कर दिया जाए? क्या सिर्फ ये काफ़ी है कि थर एक्सप्रेस बंद कर दी जाए, समझौता एक्सप्रेस बंद कर दी जाए? क्या सिर्फ ये काफ़ी है कि मुख्तलिफ ममालिक के पाकिस्तान दोस्त जो हैं वो स्टेटमेंट जारी कर दें, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक स्टेटमेंट आ जाए? क्या सिर्फ ये काफ़ी है कि 1.5 करोड़ लोगों को बंद करके रख दिया जाए, मजालिम ढाए जाएं, 9 लाख के करीब भारतीय फौजी उनके ऊपर जुल्म ढाएं? क्या सिर्फ ये काफ़ी है? सिर्फ ये काफ़ी है और हम पाकिस्तानी ईद की खुशियां मनाने के लिए तैयारियां करें? क्या सिर्फ ये काफ़ी है? सारी दुनिया में क्या करना चाहिए? सफारती हल्के क्या करेंगे? डिप्लोमेटिक कोर क्या करेगी? पाकिस्तानी कौम को क्या करना चाहिए? किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए? ये सबसे बड़े सवाल हैं। इन सवाल पर ही आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये है कि क्या कश्मीर पर हम सिर्फ और सिर्फ जो हुकूमती और अपोजिशन की जानिब से इक़दाम उठाए गए हैं उसी पर रुके रहें? क्या ये मुमकिन नहीं है कि कश्मीर के लिए जो कश्मीरियों के साथ हो रहा है, जिनकी लाशें, जिन शहीदों की लाशें पाकिस्तानी परचम में होती हैं, जिनकी तस्वीर ऐसी होती है, जो हर वक्त पाकिस्तान का नारा लगा रहे होते हैं, पाकिस्तानी कौम भी उनके लिए आगे बढ़े? क्या यह मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तानी कौम सारी दुनिया के अंदर चंदा करे कश्मीर की आज़ादी के लिए? पूरी कौम आगे बढ़कर आए। क्या यह मुमकिन नहीं है कि करारदाद पास की जाए उसी तरह जिस तरह से हिंदुस्तान में हुई, उसी तरह कौमी असम्बली के अंदर करारदाद पास हो और यह करारदाद पास हो कि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है? क्या यह मुमकिन है? 2 बहुत अहम तरीन मेहमान मेरे साथ इस मौजू के ऊपर मौजूद हैं। एडमिरल रिटायर्ड आरिफुल्लाह हुसैनी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और एक डॉक्टर जुनैद अहमद, बड़े स्कॉलर हैं हिंदुस्तान के ऊपर, उन्होंने किताब भी लिखी है, बांग्लादेश पे किताब लिखी है, वो मेरे साथ मौजूद हैं। एडमिरल साहब, मैं आपसे बात शुरू करता हूँ। क्या ये काफ़ी है जो पाकिस्तान के अंदर अब तक हुआ है? क्या ये मुमकिन नहीं है कि सारी दुनिया को ही बताया जाए? और दुनिया को पता है जिस तरह से कुलभूषण यादव वाला मामला हुआ है, सारी दुनिया को ही मालूम है किस तरह के मजालिम ढाए जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का स्टेटमेंट कह रहा है, अमेरिका कह रहा है, चीन कह रहा है, टर्की कह रहा है, मलेशिया कह रहा है कि मजालिम ढाए जा रहे हैं और मोदी सरकार पीछे नहीं हट रही। पाकिस्तान ने जो इक़दाम किए हैं, आप उससे मुतमईन हैं? क्या ये काफ़ी है? ये तो बहुत वाज़ेह है कि जो कुछ अब तक हमने किया है ये बिल्कुल नाकाफ़ी है और हमें जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको समझना चाहिए। सिचुएशन जो आज से 70 साल पहले थी उससे बहुत मुख्तलिफ है। सबसे पहले तो तारीख़ में अगर आप देखें तो जो कुछ कश्मीर आज आज़ाद है वो इस वजह से आज़ाद है कि हमने अस्करी तौर पर उसको हासिल किया और जब यूनाइटेड नेशंस ने उसमें बीच बचाव के लिए सीज़ फायर करवा दिया तो उसके बाद से हम सिर्फ यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस को तक रहे हैं और मुतादिद बार पाकिस्तान ने कोशिश की मगर उसका कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ। मगर इस पूरे दौरानिए में कश्मीर में बहुत सारे ख्यालात थे कश्मीरी लोगों के। कुछ लोग हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते थे, कुछ लोग अलहदा कश्मीर चाहते थे, कुछ लोग पाकिस्तान के साथ थे। मगर इस 70 साल में कश्मीरियों को ये वाज़े हो गया कि उनकी बका, उनकी सलामती, उनका अमन वाबस्ता है पाकिस्तान के साथ। आज ये तहरीक जो है वो अपने उरूज पे पहुंच चुकी है और पक चुकी है। देखिए, जितनी भी इस तरह की आज़ादी की तहरीकें होती हैं उनके 4 अदवार होते हैं। पहला दौर इंडोक्ट्रिनेशन का होता है, दूसरा दौर जो होता है इंटरेक्शन का होता है, वो दौर सबसे कठिन होता है और जो तहरीक भी इस दौर में सरवाइव कर जाती है तो उसको कोई पीछे नहीं ले जा सकता, रिटार्ड नहीं कर सकता, वो आज़ादी हासिल कर लेते हैं। जो मोदी ने किया है ये एक बहुत बड़ा अस्करी अमल है, हम उसको बहुत छोटे अंदाज में देख रहे हैं। असल में वो इस तहरीक को कुचल देना चाहता है। जो कर्फ्यू लगा है, जिस तरह का कर्फ्यू लगा है, जिस तरह की उन्होंने अपने कवानीन में तब्दीली लाई है, आईन में तब्दीली लाई है, इससे बिल्कुल वाज़ेह है कि वो अब इस तहरीक को ताकत के जोर पर कुचलना चाहते हैं। और ऐसे में यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, चैप्टर 7, हमें उसकी तरफ भी देखना चाहिए। बड़ा वाज़ेह है
और फिर हमें ह्यूमन राइट्स को देखना चाहिए। और आज तो बीबीसी भी कह रहा है, अल जजीरा भी कह रहा है, और लोगों को पता है, अब वो दौर नहीं रहा कि चीजें छुपी रहें, सारी दुनिया को पता है। अब तो हर चीज पता है। और इंसानियत की जब तौहीन हो और इंसानी खून जब बहाया जाए, जेनोसाइड की जाए, एथनिक क्लिंजिंग की जाए, तो उस वक्त पूरी दुनिया की जिम्मेदारी बनती है और हर उस मुल्क की जो उस वहां पे इंटरेक्ट कर सकता है। अगर आप वहां ना करें कुछ जहां जेनोसाइड और ह्यूमन एथनिक क्लिंजिंग हो रही हो, तो ये क्राइम है। अगर हम मिलिटरीली एक्ट करके वहां पे इंडियन आर्म फोर्सेस को ह्यूमन किलिंग से, जेनोसाइड से, इन मजालिम से नहीं रोकेंगे, तो इट विल बी एन इंटरनेशनल क्राइम ऑन आवर पार्ट ऑल्सो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंटरवीन करे या पीस कीपिंग फोर्सेस इंटरवीन करें, अक़वाम मुत्तहिदा के फोर्सेस वहां? देखिए, आप जब सिक्योरिटी काउंसिल में ये बात को लेके जाएंगे तो सिक्योरिटी काउंसिल में चैप्टर 7 उसी वक्त इवोक होता है जब जंग हो रही हो या जंग का खतरा हो जी। तो हमारे पास अब कोई और तरीका नहीं रहा है कि हम जो है जंग का कम से कम ऐलान तो करें, जंग का ऐलान करें। मैं करेंगे कम वॉट वे। मैं एडमिरल साहब आपको चंद लम्हों के लिए यहाँ रोकता हूँ और चाहता हूँ कि डॉक्टर जुनेद अहमद भी हमारे साथ इस मौके पर आ जाए। डॉक्टर साहब, क्या पाकिस्तान ने जो इकदाम किए हैं वो काफी हैं? और एडमिरल साहब जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जंग का ऐलान करे, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, कश्मीर के अंदर लोगों को जुल्म ढाया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तानी इकदाम काफी हैं या आगे बढ़ना चाहिए पाकिस्तान को? हुसैनी साहब ने जो बातें कही हैं ये सब ऐन मुनासिब हैं। मैं तो इससे पहले तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कुछ अब तक प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से हुआ है वो लीपापोती की एक कोशिश है और कोई यूनाइटेड नेशन से पाकिस्तान को फायदा नहीं होने वाला। इमरान खान साहब ने जो किया है वो लेपापोती आप कह रहे हैं? मतलब वो कोई ऐसे कह रहा हूं उन्होंने जो कुछ किया है, और खैर नवाज शरीफ और जरदारी और उनसे तो बहुत बेहतर है, मगर फिर भी इससे बहुत आगे बढ़ जाने की ज़रूरत थी। ये जब तक कि इसको इमरान खान साहब का खुद जाना अमेरिका या खुद जाना बरतानिया या खुद जाना तुर्की या खुद जाना मलेशिया या खुद जाना इंडोनेशिया, वो एक अलहदा माने रखता है। ये वहाँ जाकर इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, लोग इनकी बात सुनेंगे। मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो बीबीसी पे आ रहा है या जो कुछ कहा है, इसको लोग वेस्ट में एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, और इनके बीबीसी के प्रोग्राम्स वगैरह जो पाकिस्तान में आते हैं वो यूके में नहीं आते। और इसी तरीके से वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम्स और एटसेट्रा वो मुख्तलिफ इलाकों में बीम करते हैं, वो दे आर नॉट हैपनिंग। ये खान साहब को खुद जाना पड़ेगा, ये इनकी पर्सनैलिटी की वजह से लोग इनकी बात सुनेंगे। और अगर खान साहब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होने वाले खाकों और उनके बारे में उनकी तस्दीक होने के सिलसिले में जब यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट से भी कानून पास करवा सकते हैं, इससे पहले मुसलमान नहीं करवा सके और बार बार ये हरकत होती थी। मैं समझता हूँ ये ज़ाती तौर पे इनकी जिम्मेदारी है कि ये खुद जाएं और ये बात करें। ठीक है, शाह महमूद कुरैशी साहब चीन गए, बहुत अच्छी बात की कि इमरान खान साहब खुद एक्टिव हो। अगर वो खुद एक्टिव नहीं हो रहे तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो लीपापोती वाले। अच्छा एडमिरल साहब, केस नहीं जीत सकेंगे। और देखिए, मैं इसको इस हद तक भी जाने को तैयार हूँ कि खान साहब गए थे सऊदी अरब, अभी हज का इतना बड़ा वाक़या हो रहा है, क्या उसके अंदर खान साहब का वहाँ जाकर कहना कि अब मुसलमानों जागो? ये कश्मीर का ही मसला नहीं है, जो इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलसल वीडियोस आ रही हैं, क्लिप्स आ रही हैं, जिस किस्म की बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि 10-10 लोग मिलके अब मुसलमान घरों पे अब हमले करें और वहाँ पर उनके अंदर उनकी औरतों को रेपिंग करें। ये खुल के आ रहा है, मेरे पास कम से कम ऐसे 40-50 वीडियोज आए हैं। जी बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के खिलाफ बहुत मजालिम हो रहे हैं, सिखों के खिलाफ बहुत मजालिम हो रहे हैं। अब हमें ये सिखों को भी अपने साथ मिलाना पड़ेगा, दलित को भी अपने साथ मिलाना पड़ेगा, ताकि हमारी जान बचे, ताकि मुसलमानों की कुछ हो सके। मैं एक बात पे कहकर बात इस बार ख़त्म करूँगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक तकरीर है 1946 में इस्लामिया कॉलेज में। वो ये कहते हैं, ये कोई और दूसरा आदमी नहीं कह रहा, ये कायद आज़म कह रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना, कि अगर अब पाकिस्तान नहीं बना तो हिंदुस्तान में मुसलमानों का नाम निशान उसी तरह से मिटा दिया जाएगा जैसे उंदलुस में, स्पेन में आज से 700 साल पहले हुआ था। वहाँ पर भी मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की थी और उसके बाद 2 करोड़ मुसलमान शहीद किए गए थे। यही कुछ हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी कर ली है और यही बात मैंने अपनी किताब में भी लिखी और उसको हमने साबित किया। डॉक्टर साहब, इस बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहूँगा कि एडमिरल साहब से पूछूँ कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान
कश्मीर में पहुंच जाए। मैंने एक तजवीज़ रखी आप प्रोग्राम शुरू करते वक्त कि क्या पाकिस्तान कौमी असम्बली से करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पे पास करे कि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। आप इस बात को किस तरह देखते हैं? मैं समझता हूं कि ये होना चाहिए। सॉरी एडमिरल साहब। जी जी जी, ये बहुत जरूरी है। देखें, अगर वो अपनी पार्लियामेंट में 370 को निकाल सकते हैं तो हम जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान का इंटीग्रल हिस्सा क्लेम कर सकते हैं। ये हमारा क्लेम रहा है। और दूसरी चीज ये है कि सिर्फ क्लेम की बात नहीं है। देखें, वहां जो इंसानियत के साथ हो रहा है, वहां जो लोगों के साथ हो रहा है, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आज की दुनिया में आप इस किस्म के मजालिम नहीं कर सकते, और इस मजालिम से रोकना ये पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। चुनाचे हमने इस मैटर को उस जगह पे ले जाना है। हमने इसको एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट की तरह नहीं लेना है, बल्कि हमने इसको लेना है ह्यूमन डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स। 2 स्टेप आगे बढ़, अगले स्टेप पे जाना है। और हमें प्रोविजंस देखनी है कि यूनाइटेड नेशंस के चार्टर्स में और मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं जिसमें एमनेस्टी है, बहुत सारी चीजें हैं, उनके चार्टर में कहाँ कहाँ हमारे पास हमारे केस को तक़वियत पहुंचती है। और एक हमें, जब हम जंग की बात करते हैं तो इसका मतलब गोली चलाना सिर्फ नहीं है, बल्कि जंग जो है वो अपनी तमाम तर वसाइल को जमा करके जो है किसी मकसद को हासिल करने का नाम है। तो उसमें कौम अपनी फौज के साथ खड़ी है, आपकी फौज तैयार है, आपकी कौम तैयार है। अब हमें आपने बहुत अच्छी तजवीज़ दी। मैं आगे बढ़ता हूं। जमील अहमद खान साहब साबिक एम्बेसडर हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद। जमील खान साहब, ये पाकिस्तान के जो स्टेप्स हैं, मुझे 2 बड़े सीनियर माहिरीन हैं, एडमिरल साहब भी कह रहे हैं, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, डॉक्टर जुनेद, पाकिस्तान ने जो स्टेप्स लिए वो नाकाफ़ी हैं। जितनी ज़्यादती, जुल्म, मजालिम कश्मीर में हो रहे हैं, पाकिस्तान के स्टेप्स नाकाफ़ी हैं। पाकिस्तान को ज़्यादा आगे बढ़कर स्टेप्स लेने चाहिए। उसमें मैंने 2-3 चीज़ें सामने रखी, मैं दोहरा देता हूँ कि पाकिस्तान को कौमी असम्बली से करारदाद पास करनी चाहिए जिसके अंदर पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा करार दे, जैसे हिंदुस्तान ने किया है। और ये जो रेजोल्यूशंस टाइप की चीज़ें हैं जिस तरह से हिंदुस्तान ने की है, सारी दुनिया को बताने की ज़रूरत है। साथ ही आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान एयर स्पेस अपना बंद कर दे, हिंदुस्तानी जहाज पाकिस्तान से नहीं गुजरें? इसके अलावा पाकिस्तान को क्या क्या करना चाहिए खान साहब? मेरे पास, मुझे अगर आप 3 या 4 मिनट दें तो मैं जरूर टोटल लीगल सिस्टम भी बता दूं आपको, जरूर शुरू करें, और उसकी तरीक़ाकार भी बता दूं। मैं जब यूएनओ में था उस वक्त भी इसी तरह होता था, और जाहिर अभी वही कानून है यूएनओ के। यूएनओ चार्टर भी इस मामले में हमें तक़वियत देता है, और उसके साथ जेनीवा कन्वेंशन भी हमें तक़वियत देता है, और एडिशनल प्रोटोकॉल ऑफ जेनीवा कन्वेंशन भी इस मामले में तक़वियत देता है। मैं 1 बाय 1 आपको बताता चलूं। पहली बात यह है कि हमें बिल्कुल करारदाद पास कर लें। आपने जो बात की उस पर मैं अलहदा तबसरा करूंगा कि कौमी असम्बली से करारदाद पास करने से हमें फ़ायदा या नुकसान क्या है, लेकिन पहले मैं बात कर लेता हूँ लीगल डिप्लोमेसी की। हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल जो है, क्या हमने उसको फॉलो किया है? मेरा जवाब है कि नहीं, ना अभी फॉलो किया है, ना इससे पहले हमने भरपूर तरीके से फॉलो किया है। वो कैसे? वो इस तरीके से कि अक़वाम मुत्तहिदा की 1/2 डज़न से ज़्यादा सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन इस पे मौजूद हैं कश्मीर के डिस्प्यूटेड टेरिटरी के हवाले से। अब मैं आपको स्टेट पे उस बात पर ले चलता हूँ जिसमें बहुत कम जिक्र हो रहा है पाकिस्तान में, और वो है जेनीवा कन्वेंशन का आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 के मुताबिक बहुत क्लियर है कि एक्यूपाइड फोर्सेज, जो उसमें अल्फाज लिखे हुए हैं कि एक्यूपाइड फोर्सेज कैन नॉट ऑल्टर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द टेरिटरी, या कैन नॉट ब्रिंग पॉपुलेशन फ्रॉम आउटसाइड एंड मेक देम सेटल इनटू दैट टेरिटरी व्हिच इज डिस्प्यूटेड। पहली चीज। और अगर ये ऐसा करते हैं तो जिस तरह आप फरमा रहे थे, ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन राइट के खिलाफ है जी। वो कैसे कि इसी पर फिर एक एडिशनल प्रोटोकॉल जेनीवा का साइन हुआ, जिसका कि आर्टिकल 20 बहुत वाज़ेह कहता है कि ऐसी सूरत अगर है तो वो ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन राइट के खिलाफ भी है, और पॉलिटिकल राइट के खिलाफ भी है वहाँ की आबादी के। और साथ में उसके साथ अगर ऐसा ये करते हैं तो इसको अगर मिला के पढ़ा जाए
इसमें ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के स्टैट्यूट का 8 नंबर आर्टिकल है, साथ मिला के पढ़ा जाए तो इट टेंटामाउंट्स टू वॉर क्राइम। तो ये तो हो गई उसकी लीगल सिचुएशन। तो अब आपके सवाल पर मैं आ जाता हूँ कि क्या हमने ऐसी सूरत में दुनिया या को हमने बताया कि क्या हो रहा है ये, और अगर बतलाया तो जिस हमें मजबूती के साथ बताना था और जिन जिन चैनल्स को बरूए कार ला के बताना था और जिस तरीका कार से हमने बताना था, क्या हमने ऐसा किया? मेरे नजदीक नहीं। मिसाल के तौर पर इस बात को करने के लिए एक तो सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, दूसरा जनरल असेंबली की रेपोजिशन की जा सकती थी मीटिंग, 2 बातें हो गई। वो कि जनरल असेंबली की करारदादें बाइंडिंग नहीं होती है लेकिन एक वजन पड़ता है। उसके अलावा हमारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज OIC तो है ही है, वो कि ठीक है उससे हमें बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं मिले, ना पैलेस्टीन के बारे में और ना ही कश्मीर के बारे में, लेकिन और ना ही किसी और दुनिया के बड़े मसले के बारे में जो मुस्लिम ममालिक को इस वक्त दरपेश है, लेकिन फिर भी उसका एक वजन पड़ता है 57 ममालिक का। ये इन्होंने सिर्फ एक जो वर्किंग ग्रुप है, कॉन्टेक्ट ग्रुप है कश्मीर का, जिसमें सिर्फ 5 मेंबर हैं, पाकिस्तान को छोड़ के सिर्फ 4 मेंबर हैं, उनके एक मीटिंग कॉल करके और उस पर अगर बात कर लेना, उससे उस पर दुनिया अक़वाम पर कोई खास उसका वजन नहीं पड़ता है। तो अब हम आ जाते हैं कि अगर हम जनरल असेंबली पे भी कर लें और ये OIC के हम अगर हेड ऑफ स्टेट का नहीं कर सकते थे तो कम से कम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग को रिक्विजिशन इस मामले में करना चाहिए था। इससे अगली बात ये है कि जो हमने भरपूर तरीके से सिक्योरिटी काउंसिल में इस मामले को लेके जाना है, उसमें जाहिर है चाइना में आज मीटिंग हो रही है, हमारे शाह महमूद कुरैशी कल से वहाँ हैं, और उसके अलावा और ममालिक हैं, उनको सिर्फ एक चीज बावर कराने की बात है, और वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर आर्टिकल 33, 36, ये 38, ये सारे आर्टिकल इसके नज़दीक के वो इस बात की गमाज़ी करते हैं कि अगर दुनिया में कहीं भी अमन अमान का मसला पैदा हो दुनिया के लिए और रीजन के लिए, तो उस सूरत में सिक्योरिटी काउंसिल को मुदाखलत करनी चाहिए, और अगर सिक्योरिटी काउंसिल मुदाखलत न करे तो जनरल असेंबली खुद ब खुद मीटिंग कॉल करके उसका एक तरीकाकार है और रेफर करें सिक्योरिटी काउंसिल को कि इसको कंसीडर खान साहब मेरे साथ बिल्कुल आपने तजवीज़ अच्छी दी है, पाकिस्तान ने क्यों नहीं किया ये एक बड़ा अलमिया है, लेकिन बहरहाल अमेरिका के अंदर कुछ ऐसी मूव्स हैं जो पाकिस्तान के लिए बड़ी पॉजिटिव हैं। एक पाकिस्तानी निजात अमरीकी हैं ताहिर जावेद साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, बहुत एक्टिविटी वो लॉबिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। ताहिर जावेद साहब, ये जो नई मूव है, एक लेटर आप उस तकरीब में नज़र भी आ रहे हैं, ये थॉमस सूजी जो कांग्रेसमैन हैं, ये पाकिस्तान के हक में आगे बढ़े हैं। वहाँ क्या सूरत हाल है? ये जो मजालिम कश्मीर के ऊपर ढाए जा रहे हैं, हिंदुस्तान अलग है, हिंदुस्तान अलग तो है सारी सूरत हाल में, लेकिन कोई ऐसा कोई वाकया आप समझते हैं कि रूनुमा हो सकता है कश्मीर के हल के लिए? कोई कांग्रेसमैन आगे बढ़ सकते हैं, पाकिस्तान के हक में कोई चीज़ें आ सकती हैं आगे? देखें, इसको मैं पहले तो ये बात थोड़ा आपको क्लियर करूं कि इसको कोई पाकिस्तान के हक में लॉबिंग वाली बात नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स का मसला है, बड़ा सीधा सीधा। सारी दुनिया को, यहाँ पे भी जितने भी कांग्रेसमैन या सेनेटर, उन लोगों को भी ये आइडिया बड़ी अच्छी तरह है कि 2 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान में जंग होने का एक बेइंतहा ख़तरा मौजूद है। इसके अंदर हज़ारों जो लोग हैं वो अपने घर के अंदर कैद हैं, एक बिल्कुल किसी को कोई खाने की चीज़ें नहीं मिल रही और मूवमेंट बिल्कुल रुकी हुई है। तो दिस इज़ एक बहुत बड़ा एक अलमिया है जो लोगों को सिचुएशन ये थी कि इंटरनेशनल मीडिया ने इसको इतना ज़्यादा पिक नहीं किया था, जो 2-4 दिन 5 दिन जो गुजरे हैं। तो वो ये एजुकेशनल मसला है कि लोगों को इसको जो बताने का, कुछ यहाँ पे जो कांग्रेस के अंदर ये वेकेशन भी चल रही हैं और प्री मच 90% लोग तो आप अपने बच्चों के साथ, मतलब जो भी लॉ मेकर्स हैं वो गए हुए हैं, जिसके लिए इतना ज़्यादा आप इसको नहीं देख रहे जितना ये होगा। जैसे जैसे ये दिन आगे चलते रहेंगे लोग वापस आना शुरू कर देंगे और उनको जब इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी, कुछ जो इंडिविजुअली लोग लगे हुए हैं यहाँ पे,
उनके थ्रू कुछ एम्बेसी भी अपने काम कर, जो जितने भी ये मामला था, तो ये आगे आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये बहुत आगे बढ़ेगा। और ये जो एक लेटर टॉम सूजी ने लिखा है, इस तरह के मेरा ख्याल है कि कुछ नहीं दर्जनों लेटर लिखे जाएंगे, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। डेमोक्रेट जो कांग्रेशनल काकस की चेयर है, उनसे मेरी बात हुई थी, शीला जैक्सन ली से, तो शी इज़ प्रिपेयरिंग अ लेटर एंड वो अपना उसके ऊपर बहुत सारे जितने भी कागज के मेंबर हैं उनके साइन करा, तो शी इज़ गोना मेक अ मूव टू जो प्रेसिडेंट साहब को भी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी, तो ये चीज़ आगे बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये कोई एक ऐसी, ये बहुत बड़ा एक जो कदम है जो इंडिया ने उठाया उसके ऊपर कि ये बड़े आराम से दुनिया इसको लेट इट गो करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। और ये यहाँ पे ये भी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो एक मीडिएशन थी उससे पैनिक हो के ये चीज़ इंडिया ने जल्दबाजी के अंदर मामला किया है, तो ये मेरा ख्याल है कि बिल्ड होना शुरू कर देगा आगे। और ये आप जिस तरह बाकी जगहों पे बहुत अर्ली स्टेज है इस वक्त, बहुत सारे लोगों को आइडिया भी नहीं है कि हुआ क्या है। अब देखें ना कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में तो आप लोगों को 72 ईयर्स बहुत सारे लोगों को अंदाजा नहीं। ताहिर जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर जुनेद का भी, आरिफुल्लाह हुसैनी साहब का भी और जमील खान साहब का भी। कश्मीर के मामले पर चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन एक आम राय ये बन रही है कि पाकिस्तान को मज़ीद स्टेप्स आगे लेने की ज़रूरत है और एक ऐसी करारदाद की ज़रूरत है जो कौमी असम्बली से पास हो, जिसके अंदर मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा करार दिया जाए और साथ ही एयर स्पेस हिंदुस्तान का बंद करने की ज़रूरत है। एक ऐसा एनवायरनमेंट जो इस वक्त हिंदुस्तान में है, उस हवाले से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कराची में बारिशें हो रही हैं, अंदरूनी सिंध में बारिशें हो रही हैं, क्या इंतजामात हैं। पिछली बारिशों के अंदर हुआ ये था कि 22 लोग जान उनकी ज़ाया हो गई थी और केई ने कहा कि ऐसा तो होता है इस तरह के कामों में। ब्रेक के बाद वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे और लोग भी बहुत मौजूद होंगे, लेकिन लेते हैं एक वक्फा। सिंध हुकूमत ने स्टेप लिया और वज़ीर बल्दियात सईद गनीत साहब को हटा दिया और नासिर हुसैन शाह साहब को फिर एक अच्छी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। वो ग्राउंड पर हैं, हम उनसे कोशिश करेंगे रब्ता करें। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर जो सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक रहे हैं वो एक सिविल सोसाइटी, एक NGO के जनरल सेक्रेटरी हैं ज़फ़र अब्बास साहब। वो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। ज़फ़र अब्बास साहब, बारिश हुई, चंद घंटों की बारिश थी, 22 शहरी जहाँ बाग हो गए करंट लगने से। आज थोड़ी सी बारिश हुई है, 2 शहरी जो है वो जहाँ बाग हो गए हैं। ये जो के इलेक्ट्रिक है ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से कासिर रहती है। मामूल की सी बात लगता है कि बारिश होगी तो लोग मरेंगे, करंट लगेगा तो लोग मरेंगे, खंबे तार गिरेंगे और लोग मरेंगे। मामूल है मामूल, लेकिन आप इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। क्या कह रही है कि आपसे बात करके? जफर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है जी। क्या कह रही है? अब तक हालिया बारिशों में 24 कराची के शहरी जहां बाग हो गए करंट लगने से। जी, कल जब 14 के उर्सा ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जब कराची की रजिस्ट्री चल रही थी, उसके बाहर अपने प्यारों की तस्वीरें लेके बैठ गई उनकी माएँ, जिनके इकलौते बच्चे मरे थे। सिर्फ बच्चों के वालिदैन को बुलाया था, तो 11 से 12 फैमिली जब वहाँ बैठ गई आके, इसमें वजीर बरोई कोर्ट में मरने वाले बच्चे के वालिदैन और दीगर वालिदैन अभी शामिल नहीं थे। तो वहां पर जब वजीर इत्तलात पीपल्स पार्टी के आए सईद गनी साहब, तो मैं उनका हाथ पकड़ के ले आया। मैंने कहा, सर, ये कराची की बेटियां और पाकिस्तान की बेटियां रुस्वा हो रही हैं अपने बच्चों को दफनाने के बाद, आज उनकी तस्वीरें लेके बैठी हैं 12वें दिन, इनको इंसाफ कब मिलेगा? तो कल उन्होंने वादा किया था कि इन सबकी FIR अब कटेंगी। मैंने कहा, आपके तो आला अफसरान ने मना कर दिया है कि इलेक्ट्रिक बोलेगी तो कटेगी। तो आज ये तब्दीली आई है कि मलीर वाले बच्चों के, दोनों बच्चों के घर पे SHO आया है और वजीर बरोई के गोट वाले बच्चे की भी FIR इस वक्त कट रही है। और मलीर वाली हम सुबह ड्राफ्ट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के सारे अफसरान के नाम डाल लें। मैं इस वक्त डोली खाता में हूँ जहाँ पे 12 साल का बच्चा करंट लगने से मरा है सुबह। उसकी तीनों गाय भी मर गई, वो बच्चा भी मर गया, तार टूट के गिरा था। मैं उसकी नमाज जनाजा के लिए आया हूँ डोली खाता में, वरना मैं आपके चैनल में होता इस वक्त। ज़फ़र अब्बास साहब, ये जो मुसलसल एक सिनेरियो है, बारिश होती है, रहमत है, लोग खुश होना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, सड़कों पे पानी जमा हो जाता है,
तार गिरते हैं, लोग जाँ बाग हो जाते हैं, एक मामूल सी किसी कैफियत है। आप इसके लिए जद्दोजहद जरूर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप नहीं समझते कि इसके अंदर एक कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए, केई का कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ये बारिश से पहले से नाले साफ किए जाते हैं, तार भी इनके ठीक हो, खंबे इनके ठीक हो। ये क्या एक रूटीन का मामला है कि हाँ बारिश होगी, लोग मरेंगे? चैलेंज करके एक बात बता रहा हूँ, चैलेंज करके मैं, आप इस पे दावा कर लें, आप इसको जो जैसे चाहे मुझसे इस बात पे शर्त लगा ले जी। इन्होंने जो लाइनमैन भर्ती किए हैं ना, वो इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किए हुए हैं और ना उनके पास लाइसेंस है। इन्होंने दही इलाकों से 7-7, 8-8 हजार रुपए में लड़के लिए हैं और उनको सीढ़ियों पे चढ़ा के तार लगवाते हैं, जिससे कराची में मौत बढ़ रही है। और एक जुल्म सुनिए भाई, कोई भी प्राइवेट सर्विस या बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, ये कह रहे हैं कि जो है क्वालिफाइड लोग नहीं रख रहे। हाँ, डेटा निकलवा ले, जो ट्रकों के ऊपर लड़के चढ़ रहे हैं वो कौन है, उनके पास डिग्री क्यों नहीं है, उनके पास लाइसेंस क्यों नहीं है? मैं तो पकड़ा है ना 50 लोगों को मैंने, वो हंस रहे हैं, कह रहे ठेकेदार लेकर आए हमको फला गांव से, फला देहात से। जफर अब्बास साहब, मैं आपको चंद लम्हों के लिए रोक रहा हूं क्योंकि जफर अब्बास साहब, तो क्या बोलूंगा, मेरी चीज सेव है। जफर अब्बास साहब, हमने पहले से प्राइवेट कंपनी है जो कल परसों से ऐड चलवा रही है टीवी पर कि जो हमारी प्रोडक्ट के करीब आएगा मरेगा, पीएमटी के करीब आओगे मरोगे। जफर अब्बास साहब, एक मिनट एक सांस लीजिए। नूर अफशा जो कि तर्जुमान है के लिट की, वो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नूर अफशा साहिबा, बारिश फिर हो रही है, कराची के लोग इस रहमत से एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन कई या तो बिजली बंद कर देती है या उसके इंतजामात इस तरह के हैं कि लोग मरते हैं। अब तक 24 लोग मर चुके हैं, उसमें बच्चों की तादाद ज्यादा है। जफर अब्बास साहब की आप गुफ्तगू सुन रही होंगी, क्यों ऐसी कोताही करती है, क्यों ऐसे नॉन क्वालिफाइड लोग रखे हुए हैं जो काम नहीं कर पाते? ये जफर अब्बास साहब का कहना है। लाइन ड्रॉप कर दी। कोशिश ये है कि केई के तर्जुमान बात करें, वैसे जो उनके सीईओ हैं हम उनसे भी रब्ता करते हैं। इकराम सहगल साहब को लाइन मिलाएं, वो इस वक्त सीईओ हैं केई के और ₹1 सैलरी वो ले रहे हैं। जी जफर अब्बास साहब, मैं वो सुबह हाई टेंशन वायर से चिपक के 55 साल का आदमी मरा, सिर्फ आज में 4 लोग मर गए, कोई पूछने वाला है कराची का? ना बिलावल भुट्टो को शर्म आ रही है, किसी को कोई शर्म नहीं है, किसी मरने वाले नहीं गए ये लोग। असल में सियासी नुमाइंदों को बिल्कुल लोगों के घरों पे जाना चाहिए, उनसे ताज़ियत करनी चाहिए, हमदर्दी करनी चाहिए, हुकूमत को रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी चाहिए, जैसे कि सईद गनी साहब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा की, FIRs कट रही हैं। लेकिन असल मामला ये है कि जो इदारा है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजली सप्लाई करना है, जिसका काम खंबे ठीक करना है, तार ठीक करना है, हिफाजती इंतजामात के हवाले से पूरी तशहीर करनी है, वो इदारा क्यों गुम है? और मैं आपको बड़े वसूख से बात बता रहा हूँ, मेरे जैसा आदमी जो दिन में 1200 एप्लीकेशनें रिसीव करता है ऑफिस में बैठ के, कभी कोई देवा आ रही है, कोई यतीम आ रहा है, कोई मिस्कीन आ रहा है, किसी का कोई मसला, और 4 साल से इजाफी बिलों की एप्लीकेशन। कल मैं रो रहा था सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुबह 9 बजे, जब मैंने देखा 9 से 10 माएँ अपने बच्चों की तस्वीरें लेके बैठी थी। मैं मर गया कि वो औरतें जिनको पूरी दुनिया पुरसा देने आ रही है, तुम्हारा बच्चा मर गया, इकलौता बच्चा, वो बारिश में, कल बारिश हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के बाहर, वो उस बारिश में अपने बच्चों की तस्वीरें लेके बैठे हुए थे। कितना बड़ा जुल्म है। मैंने कहा मैं मर क्यों नहीं गया मंजर देखने से पहले, लेकिन वही हुआ, बैठे रहे 2:30-3 बजे तक। उसके बाद मैंने हाथ जोड़ा, उन सबको वहां चाय पिलाई, पानी पिलाया, मैंने कहा खुदा इंसाफ देगा, परेशान ना, और उनको उनके घरों की तरफ रवाना किया। आप मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर रहिएगा जफर अब्बास साहब। हम एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं के तर्जुमान नूर अफशा साहिबा टेलीफोन लाइन पर आ जाएं। वो शायद बात करते हुए थोड़ा सा चाहती भी हैं कि आप उस वक्त लाइन पर ना हो, लेकिन जब वो बात कर रही हूं तो मेरे आपसे गुजारिश होगी आप खामोश रहिएगा। जफर अब्बास साहब, आप FIR में नाम डालें, लेकिन जब मैं उनसे बात कर रहा हूं तो आप प्लीज खामोश रहिएगा। मैं यही कर सकता हूं भाई। आप एक मिनट, मैं चाहूंगा कि आप इत्मीनान से उनकी बात सुने, फिर मैं आपका मौक़िफ़ लूंगा। नूर अफशा साहिबा, आप टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं? जी नूर अफशा साहिबा, एक ऐसी सूरत हाल है कराची में, पिछले बारिशों के अंदर 22 पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में लोग जहाँ-बाग हो गए, अब फिर 2 लोग जहाँ-बाग हो गए। कहना यह है कि कई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रही है। क्यों ऐसा है कि कराची में लोग जहाँ-बाग हो जाते हैं? जी नूर अफशा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, 2 पार्ट्स हैं। एक तो कॉन्टेक्स्ट भी देखने की ज़रूरत है कि लास्ट टाइम हुआ क्या था। कराची ने एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ बारिशें देखी थी। 155 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश एक्सपीरियंस की गई थी काफ़ी एरियाज़ में। 5 सालों में इतनी बारिश नहीं देखी गई।
ये जो खड़ा पानी था ये एक हादसा का बहुत बड़ा सबब है, क्योंकि आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां कुंडे हैं और वो हवा और बारिश की वजह से टूटते हैं, नीचे खड़े हुए पानी में गिरते हैं और हादसा का सबब बनते हैं। इस खड़े पानी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी होता है और यही वजह है कि बहुत सारे हादसा आए और नेप्रा अपनी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इलेक्ट्रिक उसको फुली सपोर्ट कर रहा है तमाम इंफॉर्मेशन और फाइंडिंग्स के साथ। अच्छा, अब ये जो करंट लगने से लोग जाँ बाग हो गए, कई इनके लवाहिकीन के लिए क्या करेगा? देखिए जी, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो भी इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स आएंगे, हम एक लॉ अबाइडिंग इदारा है, जो एक्शन नेसेसरी लेना होगा हम यकीनन लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये क्लैरिफाई ज़रूर करना चाहती हूँ कि कुछ अर्ली फाइंडिंग्स जो आई हैं, जो नेप्रा के साथ भी शेयर की गई हैं, वो यही है कि चंद वाकयात इंटरनल घरों के अंदर भी पेश आए हैं और कई कुंडों के बाइस भी पेश आए हैं। अगर आज के जो 2 वाकयात पेश आए हैं, एक सोल्जर बाजार में और एक मंगो पीर में, ऑलरेडी मीडिया की बहुत सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं जो वाकये का कसूरवार घर के अंदर की मोटर को ठहरा रही हैं। गीले हाथों से बरकी आलात को नहीं छेड़ना चाहिए कि इलेक्ट्रिक बार बार इस मैसेज को दोहरा रहा है। हम आपका सपोर्ट चाहते हैं कि आप अपने प्लेटफॉर्म चले जो इन्वेस्टिगेशन के तहत सही साबित हो जाएंगे कि वाकई वो कई की लापरवाही की वजह से जाँ बाग हुए, उनके साथ आप क्या बर्ताव करेंगी? देखिए, जो नेसेसरी जो क्या नहीं, वो जो क्या है इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स आएंगी, देन व्हाटएवर द नेसेसरी एक्शन। ये आपको क्यों एहसास नहीं कि कराची के लोगों के साथ कई ने हमदर्दी से पेश आना है? आपकी गुफ्तगू के अंदर हमदर्दी नहीं बल्कि एक ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है। मुझे लग रहा है पर्चा पढ़ रही हैं बल्कि बता नहीं रही। जफर अब्बास साहब, इन्होंने जो गुफ्तगू की आप उस पर क्या कहेंगे? जो बच्चे मरे हैं वहाँ पानी नहीं खड़ा था, पोल के अंदर से करंट पूरी सड़क में फैला हुआ था। आज जो गाय बैल और बच्चे मरे वो सब सड़कों पे मरे, उसकी तस्वीरें मौजूद है। और अगर ये चैलेंज कर रहे हैं तो इनसे बोले आए, मैं उन इलाकों के हजारा कर देता हूँ। ये वही के इलेक्ट्रिक है जिसने कराची की आवाम को 8 साल चोर बोला। ये वही के इलेक्ट्रिक है जो कराची में कुंडा बेचती है। मैं मान नहीं सकता कि इनके गुंडे किसी को छोड़ दें जो कुंडा लगा ले। कुंडा ये लगाते हैं, बेचते हैं। मैंने इनसे अपने दस्तरखानों के कुंडे के बिल पे किए लाखों रुपए। ये झूठ बोल रही है खातून। आप इंक्वायरी करें, इनकी भी FIR कटनी चाहिए फौजदारी मुकदमे में, इनके अफसरान की भी कटनी चाहिए। जितने बच्चे मरे हैं, जितने वालिदैन मरे, जितने बुजुर्ग मरे, उन सबकी FIR कटे, हंगामी बुनियादों पर उसके कोर्ट पेशियां बुलाए। इन सबको सजा होनी चाहिए। जिस तरह कल पता है क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जब एक माँ अपने बच्चा, जिसका इकलौता बच्चा मर गया, जब जज की गाड़ी जाने लगी और जिस जज की तो भागती रह गई गाड़ी की तरफ, तो SHO ने उस औरत को धक्का दिया। मैंने चीखा, इसका बेटा मर गया, तुम इसको धक्का किस हैसियत से दे रहे हो, तो मर दो। उसने फौरन लेडी पुलिस बुला ली। मैं उसके SHO के पास गया। मैंने कहा, इन माओं की ये इज्जत है जिनको प्राइवेट कंपनी ने मार दिया, आज तुम इनके मरे हुए बच्चों के बाद इनको धक्के दोगे, पिटवाओगे लेडी पुलिस से? तो अगर लेडी पुलिस मौजूद है तो के इलेक्ट्रिक में जो कातिल है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, सबको हथकड़ियां लगे, सबको बंद किया जाए, ओपन इंक्वायरी हो, जस्टिस का बोर्ड बने, उसके अंदर सारे जजेस को बैठाया जाए, इनके खिलाफ इंक्वायरी करे। ये कौन सी कंपनी है जो बता रही है कि हमारी प्रोडक्ट के पास जाओगे तो मौत मिलेगी? 3 दिन से ऐड चल रहा है कि जफर अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी गुफ्तगू के अंदर दर्द है, जाहिर है कि आप जिस तरह से हालात देख रहे हैं, लेकिन यह है कि बारिश रहमत है और इस रहमत के सामने कराची के लोग बेबस हैं, क्योंकि के इलेक्ट्रिक जिस तरह का काम कर रही है, जिस तरह की सहूलियात प्रोवाइड कर रही है, आपने सुन लिया उनके तर्जुमान की गुफ्तगू। अब भी 36 घंटे कराची में बारिश और होनी है। कहीं बिजली नहीं होगी, कहीं करंट से लोग मर जाएंगे, लेकिन मामला ये है कि हुक्मरान जमातें ABCD सारी जमातें वो इस सारे सिनेरियो से दूर बैठी हैं। कराची के लोग इस सारे सिलसिले को किस तरह से आगे जाएंगे? उनको ब्रीफकेस मिल रहा है, वो क्यों बोलेंगी? बहुत बहुत शुक्रिया जफर अब्बास साहब। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।